पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि नोड आईडी को रैंडमली कैसे जनरेट किया जाए या कोई भी रैंडम नंबर जनरेशन को कैसे इंश्योर किया जाए कि वो वाकई में रैंडमली जनरेट किया गया है, तो उसका प्रूफ कैसे दिया जाए। तो उसको हमने पब्लिक प्राइवेट की पेयर के थ्रू हमने किया था। तो अभी हम पब्लिक प्राइवेट की पेयर के थ्रू सिक्योर चैनल कैसे क्रिएट करते हैं, या जिसे हम बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, उस पर भी आएंगे बाद में। तो अभी जो दूसरा सवाल है कि जब हम पीयर टू पीयर नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं, रैंडम नोड आईडी तो जनरेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन रैंडम नोड आईडी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर नोड आईडी यूनिक होना चाहिए। कोई भी दो नोड पूरे नेटवर्क में सेम आईडी नहीं होना चाहिए उनका, क्योंकि ऐसा होने पे उन दोनों को पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि वो अचानक देखेंगे कि सेम नोड आईडी का जो एंड पॉइंट एड्रेस है, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और समथिंग, एक साथ दो आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर सब लोगों को दिखने लगेंगे। जो अपडेट, कभी इधर से अपडेट आएगा, कभी दूसरे वाले से आएगा, ठीक है। जब कभी ऐसा होता है उस समय पे उन दोनों नोड को भी मालूम पड़ेगा कि वो दोनों नोड भी एक दूसरे का रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे के क्लोजेस्ट भी होंगे, मतलब एक ही नोड आईडी है उन दोनों का। तो उस समय उनमें से एक को अबॉर्ट करना पड़ेगा, बेसिकली अपने नोड आईडी को भूल जाना होगा, दोबारा जनरेट करेगा। लेकिन ऐसी समस्या हो ही ना, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आज हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो यूनिक नोड आइडेंटिफिकेशन जो है वो कैसे जनरेट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले पिछली बार देखा था रैंडम नोड आइडेंटिफिकेशन, अब यूनिक और रैंडम दोनों को कैसे किया जाए वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग, कोई नया नोड आता है, मान लीजिए नोड को हम मान लेते हैं ए, ये अपना एक नोड आईडी जनरेट करता है, रैंडम नोड आईडी। ये वही प्रोसेस फॉलो करेगा जैसे जो पिछली बार किया था, तो एक नया रैंडम नोड आईडी जनरेट हो गया। हम इसकी संभावना भी बाद में कैलकुलेट करेंगे कि इसकी संभावना कितनी है कि किसी और नोड आईडी की भी कोई ऑलरेडी सेम नोड आईडी का नोड एग्जिस्ट करता हो नेटवर्क के अंदर। इसकी संभावना बहुत कम होती है, इस पे हम आते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोसेस क्या होगा। अपने एक नोड आईडी लिया, तो सबसे पहले इसको ये बोलेगा कि ये टेम्पररी नोड आईडी है। अभी इसको कुछ टेस्ट करना चाहिए कि वाकई में किसी और के पास ये नोड आईडी है कि नहीं, ये चेक करना है, कोई और इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कोई और इस्तेमाल कर रहा है, अचानक उसकी पावर चली गई, वो रीबूट हो रहा है, तो अभी मैंने टेस्ट किया तो मिला ही नहीं मेरे को, तो मैंने ले लिया, इस बीच में वो वापस आ गया, अपना पुराना नोड आईडी इस्तेमाल करने लग गया। तो जब वो देख पुराना नोड आईडी, मतलब अगर आप ऑफ हो जाते हैं दोबारा ऑन होते हैं, तो आप पूरी प्रोसीजर ना करें, तो उसको एफिशिएंट भी बनाना है हमको। तो उसके लिए भी एक इसमें हमने तकनीक का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। तो टेम्परेरी नोड आईडी हमने इसको डिक्लेयर किया। इसके बाद ये जो नोड है, अगले स्टेप में बूट स्ट्रैप नोड या किसी भी एक नोड को जो कि नेटवर्क में ऑपरेट कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को बताओ कि जो मेरा नोड आईडी है, जो मैंने जनरेट किया है ये वाला, इसका रूट कौन है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि नेटवर्क के अंदर अगर वो नोड आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और मैं किसी बूट स्ट्रैप नोड को बोलता हूँ कि ए के बारे में पता करो, ए का रूट नोड ढूंढो, तो मैं सर्च करते 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 करते, ये चूंकि ए अब हैश आईडी की तरह काम कर रहा है, तो मैं हमेशा ए के पास ही पहुंचूंगा अगर ए एग्जिस्ट करता है। तो अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, इस क्वेरी को हम इसको क्वेरी को बोल सकते हैं गेट रूट नोड, और अंदर हैश आईडी को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हैश आईडी हमारी हो जाएगी ए, क्योंकि मैं ए का रूट नोड ढूंढना चाहता हूँ। ये मेरे को कुछ रिटर्न करेगा। अब ये क्वेरी मूव करती जाएगी और रूट नोड के पास पहुंचेगी, और वहां से मेरे को रिप्लाई या रेस्पॉन्स आएगा। अगर वो अपने बारे में बताएगा कि मैं रूट नोड हूँ इस पर्टिकुलर हैश आईडी का, मेरा नोड आईडी ये है और मेरा एंड पॉइंट एड्रेस ये है, वो इन्फॉर्मेशन अगर वापस आती है, तो वो जो रूट नोड है, अगर उसका नोड आईडी ए है तो इसका मतलब डुप्लीकेट है। तो एक सीधा सीधा टेस्ट तो ये भी हो सकता है, लेकिन हम खाली इसी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसके अलावा दो चीज़ें और करते हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये एक्चुअली बाद में थोड़ा समझ में आएगा।
जब भी एक और इसमें चीज़ होती है, कोई भी नोड जब ये कंफर्म हो जाता है डुप्लीकेट नहीं है, मान लीजिए कोई नोड डी था, इसने ऐसे ही कोशिश किया नेटवर्क में जाने का और इसने किसी तरीके से, वो तरीका क्या है ये हम उस पर आते हैं, पता लगा लिया कि डी डुप्लीकेट नहीं होता है, तो इसने डी को अपने को असाइन कर लिया और डी वहां पर है, ठीक है। तो सारे के सारे नोड जितने भी हैं हमारे पास, ये सब किसी का डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन मान लीजिए कि ये नोड डी अगर इस बीच में पावर ऑफ हो जाता है या नेटवर्क कनेक्शन इसका चला जाता है, तो ये तो यहाँ पे है ही नहीं। इस बीच में कोई और नोड अगर मान लीजिए एक ही जगह वो डी को दोबारा से ले लेता है, तो वो आएगा और देखेगा डी तो है नहीं, रूट नोड जब सर्च करेगा तो, और वो डी को ले लेगा। अब डुप्लीकेट हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर में इसकी पावर वापस आ गई या नेटवर्क वापस स्टार्ट हो गया, तो ये तो वहीं पे काम करेगा, या उसको दोबारा प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा जो नोड ने किया, तो बहुत कम्बरसम हो जाएगा। तो हम इसका एक तरीका निकालते हैं कि जब भी कोई नोड जब अपने ये पता कर लेता है कि डुप्लीकेट नहीं है, नोड आईडी एस्टेब्लिश करता है, तो ये क्या करेगा कि उस नोड आईडी का, अगर डी है, जो भी नोड आईडी स्ट्रिंग है उसको यहाँ रखेंगे। इसमें मैं एक और चीज जोड़ रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं जब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे तब वहां पर ये बताया जाएगा, ठीक है। ये इसलिए होता है कि नोड चूंकि आते और जाते रहते हैं, इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, रिजिलियंस मैकेनिज्म बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो कि कोई भी इंफॉर्मेशन पीयर टू पीयर नेटवर्क में अगर नोड जाता है, उसकी जगह कोई और नोड उसकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये उसलिए किया जाता है। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग जोड़ेंगे copy1, ये लिटरली एक स्ट्रिंग जोड़ दिया हमने अंडरस्कोर के साथ। ऐसा हम अपने सिस्टम में करते हैं, आप बिना इसके भी सीधे जोड़ सकते हैं, प्लस लगा सकते हैं, लेकिन जो भी करें कंसिस्टेंटली करें पूरे पीयर टू पीयर नेटवर्क में। तो एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है, हम लोग बृहस्पति 4 में इस प्रकार से करते हैं। मैं इसका हैश कंप्यूट करता हूं, ये मेरे को मिलता है हैश आईडी, ठीक है। और इस हैश आईडी को मैं का रूट नोड ढूंढता हूं। वो रूट नोड मान लीजिए एफ है, तो मैं मान लीजिए वो एफ आता है रूट नोड, तो मैं एफ के ऊपर एक एंट्री को सेव करूंगा, ठीक है। तो गेट एंड सेट, तो वहां पे की वैल्यू को मैं सेव करूंगा, वो की वैल्यू होगी मेरे पास नोड आईडी और उसका एंड पॉइंट एड्रेस। इसके अलावा जब ये पहली बार एंट्री दी जाएगी, जब भी नोड आईडी पहली बार नोड आईडी असाइन किया गया था, उसको समय पता होता है, उस समय से 6 महीने हमने अपने बृहस्पति 4 सिस्टम में एक्चुअली असाइन किया है, ये कुछ और नंबर भी हो सकता है, तो हमने उसको बोलते हैं एक्सपायरी टाइम, इसको भी यहाँ पे डालते हैं। तो अलग अलग नोड्स के पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी जो भी डीएचटी नेटवर्क के अंदर है। अगर 6 महीने हो जाते हैं तो हम इस एंट्री को निकाल देंगे, पर्ज कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए ए नोड यहाँ पर नहीं है, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं था, तो मेरे पास मैं किसी और नोड के पास पहुंचूंगा, मान लीजिए एक्स था वो, ठीक है। तो एक्स नोड ने वापस मेरे को इंफॉर्मेशन भेजेगा कि भाई ए का रूट नोड जो है, जो आपने ढूंढा ए को हैश आईडी बना के, तो वो एक्स है। तो मतलब ए नोड आईडी के साथ नोड एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है किसी ने पिछले 6 महीने में नोड आईडी ए को इस्तेमाल किया हो या वो ऑफ हो गया, उसको कैसे पता करेंगे? अब उसको पता करने के लिए हम ए copy1 इसको स्ट्रिंग लेंगे, इसका हैश कंप्यूट करेंगे, इससे मैं एक हैश आईडी निकालूंगा और इसके रूट नोड पे जाऊंगा, वहां पर ये वाली एंट्री होगी अगर वो नोड पिछले 6 महीने में कभी भी जिंदा था। जब उसको नोड असाइन, पिछले 6 महीने में अगर नोड आईडी असाइन हुआ तो नोड आईडी की एंट्री वहां पर होगी, जबकि वो नोड अभी ऑफ है इस समय। तो वहां से अगर मेरे को यस मिल गया
तो भी ये डुप्लीकेट हो गया तो मैं दूसरा नोड आईडी जनरेट करूंगा अपने लिए और फिर से दोबारा सारी प्रोसेस को शुरू करूंगा। यहाँ पे खाली कॉपी 1 नहीं होता है, जनरली हम लोग होता है नोड आईडी या जिसको जो भी हैश वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम हैश बेसिकली कॉपी 1, इसे हम डबल हैशिंग भी कहते हैं एक्चुअली, हैश आईडी का फिर कॉपी 1 और कॉपी 2 करके हम लोग करते हैं। ये जब डीएफएस जब हम करेंगे आगे आने वाले किसी लेक्चर के अंदर, तब ये चीज़ ज़्यादा बेहतर से क्लियर होगी, ठीक है। सो नोड आईडी को हम कॉपी 1, कम से कम 2 कॉपी तो हम मेंटेन करते हैं, जिससे कि अगर कोई नोड बीच में चला जाता है तो दूसरी कॉपी भी हमारे पास मौजूद रहे, ठीक है। इन दोनों का हैश वैल्यू हम कंप्यूट करते हैं। 2 हैश आईडी हमारे को मिलते हैं हमेशा, एक नोड आईडी के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास 2 रूट होते हैं, एक रूट 1 होगा, एक रूट 2 होगा, और दोनों के पास ये वाली एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो हम या तो कॉपी 1 या कॉपी 2 तीनों से टेस्ट कर सकते हैं, और तीनों से टेस्ट करने के बाद अगर हमारे को मालूम पड़ता है कि ये नोड आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके डाटाबेस में नहीं है की वैल्यू पेयर के, और वो नोड भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो डुप्लीकेट नहीं है, तो मैं अब नोड आईडी ए को टेम्पररी टैग को मैं हटा दूंगा, और अब मैं मेरे राउटिंग टेबल में, नोड आईडी के राउटिंग टेबल में जो भी नोड्स हैं उनको मैं अपना नोड आईडी ब्रॉडकास्ट करने लग जाऊंगा। अब उनको मैं आरटी टेबल अपनी कॉपी भेजूंगा, जिससे कि वो मेरी एंट्री को अपने अंदर इस्तेमाल कर सके। वो अपनी एंट्री भेजेंगे, उससे मेरी एंट्री अपडेट होगी, फिर मैं उनको भेजूंगा। इस प्रकार से मेरी एंट्री अब नोड ए की प्रोपगेट होने लग जाएगी पूरे नेटवर्क में, और मुझे भी इसी प्रकार से नोड आईडी जो एक कॉपी 1 और कॉपी 2 में एक पब्लिश करना पड़ेगा की वैल्यू पेयर, और जो मेरा करंट समय है, करंट डेट और टाइम है, उसमें 6 महीने जोड़ के मैं एक्सपायरी टाइम को भी सेट कर दूंगा। अगर मैं मान लीजिए ऑफ हो गया, उसके बाद मैंने 6 महीने तक इस्तेमाल नहीं किया, तो मेरी नोड आईडी की जो एंट्री होगी डाटाबेस से वो हट जाएगी, पर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे नोड आईडी को अब दोबारा इस्तेमाल, मोस्ट लाइकली मैं नोड आईडी को भूल चुका हूं, ठीक है। मैं जब दोबारा आऊंगा, मतलब कोई भी नोड दोबारा आता है, वो हमेशा ये टेस्ट जरूर करता है कि डुप्लीकेट तो इस समय एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो स्पेशली ऐसा जब करना चाहिए जब आपको मालूम है, अगर आपको मालूम है आपने पिछली बार कब टेबल के अंदर 6 महीने कब आपने ये एंट्री कॉपी 1 और कॉपी 2 की एंट्री की वैल्यू डाटाबेस में डाली थी, तो 5-6 महीने, 5-5.5 महीने तक आपको बेझिझक उस नोड आईडी को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप पावर ऑन होते हैं। लेकिन 6 महीने होने से पहले आपको दोबारा से इसको रजिस्टर करना चाहिए, दोबारा से आपको इसको अपडेट करना चाहिए, नया नोड आईडी, एंड पॉइंट एड्रेस और एक्सपायरी टाइम। अगर आपका एंड पॉइंट एड्रेस ही चेंज होता है, कई बार ऐसा होता है, अगर आप डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो अधिकतर नेटवर्क में जब आप अटैच करते हैं तो डीएचसीपी सर्वर आपको एक आईपी एड्रेस और एंड पॉइंट पोर्ट नंबर, आईपी एड्रेस देता है, वो लीज पे होता है कुछ सर्टेन पीरियड के लिए, तो आपका होस्ट जो होता है हर उस पीरियड के खत्म होने से पहले से दोबारा लीज को रिन्यू कर लेता है, तो वही एड्रेस आपका चलता रहता है। अगर आप 15-20 दिन के लिए अपने आप को ऑफ कर लेंगे तो वो आईपी एड्रेस फ्री हो जाता है लीज पीरियड से, और वो किसी और को असाइन हो सकता है। तो यहाँ पर भी नोड आईडी एक तरीके से लीज पे है, लेकिन नोड आईडी हम खुद से जनरेट कर रहे हैं, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है, सेंट्रल अथॉरिटी इसमें हो नहीं सकती, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग नोड आईडी को, यूनिकनेस को हम गारंटी करते हैं खाली डुप्लीकेट डिटेक्शन से, और इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डुप्लीकेट डिटेक्शन। तो लेकिन डुप्लीकेट डिटेक्शन, डुप्लीकेट नोड आईडी चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एक सवाल ये भी आता है, ठीक है। तो उस सवाल को देखते हैं। तो अभी तक मोटा मोटा हमने ये देख लिया कि कोई भी आदमी डुप्लीकेट डिटेक्शन कर सकता है, रैंडमली नोड आईडी जनरेट करो, डुप्लीकेट डिटेक्शन करो, अगर डुप्लीकेट नहीं है तो अपने आप को रजिस्टर करो अपने रूट नोड्स के ऊपर, 2 रूट नोड होंगे R1 और R2, ठीक है। अपने उसको, अगर आपका आईपी एड्रेस चेंज भी हो जाता है और आपको मालूम है मेरा ही नोड आईडी है, तो आप दोबारा से रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट
यहाँ पर एंड पॉइंट एड्रेस की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ एंड पॉइंट एड्रेस नहीं भी रखते हैं तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम ये बता के रखे हुए हैं कि नोड आईडी किसी के सब पास ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो वो खाली स्टेटस यहाँ पर है। नोड आईडी और एक्सपायरी टाइम से भी काम चल सकता है। ये रखने का फ़ायदा ये होता है, लेकिन इस केस में एक ही समस्या है कि अगर बार बार आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपका आईपी एड्रेस चेंज होगा। आप डिफरेंट डिफरेंट बेस स्टेशन पे कनेक्ट होते हैं जब डिफरेंट नेटवर्क में, तो मेरे को बार बार ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमारे सिस्टम के अंदर हमने एंड पॉइंट एड्रेस को यहाँ नहीं रखा है नोड आईडी की डुप्लीकेट डिटेक्शन वाली एंट्री के लिए। हम एक और एंट्री अलग से मेंटेन करते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड आईडी एंड आईपी एड्रेस या एंड पॉइंट एड्रेस जिसे हम कहते हैं। ये एंड पॉइंट एड्रेस खाली आईपी एड्रेस या पोर्ट नंबर नहीं होगा, ये कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है, तो उस पर हम बाद में आएंगे कि हम इसके अंदर चाहें तो उसे हम बोलते हैं आइस कैंडिडेट, इंटरनेट कनेक्टिविटी एस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट्स। ये भी मैं बाद में बताऊंगा जब मैं फायरवॉल या होल को कैसे पंच करते हैं और फायरवॉल के पीछे कैसे पीयर्स को कनेक्ट किया जाता है उस पर जब आएंगे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग एंट्री हम इसलिए मेंटेन करते हैं, दोनों का इंडेक्स नोड आईडी से ही होता है। ये डुप्लीकेट डिटेक्शन के लिए काम आएगा, दूसरे वाला अगर मेरे को उस नोड से किसी नोड से बात करनी है तो उसका एड्रेस ढूंढते हैं तो उस लिए काम आएगा। अगर ये नोड जिंदा है इस समय तो मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा इस नोड के पास ही पहुंचूंगा, मेरी क्वेरी पहुंचेगी और जब वो नोड मेरे से वापस बात करेगा तो उस समय अपना एंड पॉइंट एड्रेस भेज सकता है। तो एक्चुअली इसको रखने की जरूरत नहीं होती है डाटाबेस में, बट एक किन्हीं स्पेसिफिक नोड्स के लिए रखा जाता है, उनको हम बोलते हैं लीफ नोड, ठीक है। कोर नोड में इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप रखते भी हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली एक्स्ट्रा मेमोरी खाली कंज्यूम करेगा, तो खाली लीफ नोड में इसको रखना होता है। लीफ और कोर नोड के ऊपर भी हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम कि ये संभावना कितनी है कि हम लोग नोड क्लैश कर जाएगा, नोड क्लैश होगा कि मैं जो कोई रैंडमली नोड आईडी चूज करता हूँ वो किसी और ने चूज किया हो। तो इसके लिए आते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि पूरी दुनिया में हर आदमी के पास, हमारे पास टोटल अंदाजन 8.3 बिलियन, ठीक है, 10 की पावर 9 हो जाएगा, इतने लोग हैं, ठीक है। तो 8.3 बिलियन लोग हैं। मान लीजिए हर किसी के पास, हर किसी को हम एक नोड आईडी देते हैं, मान लीजिए सब ने इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, मैं अकेला हूं जो नहीं हूं इस नेटवर्क में, बाकी सारी दुनिया में हर आदमी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अब मेरे पास टोटल नोड आईडी कितने हो सकते हैं? मैं 160 बिट का नोड आईडी यूज करता हूं बृहस्पति 4 में। हम चाहें तो एप्लीकेशन में इससे बढ़ा भी 256 बिट 512 बिट के नोड आईडी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं 160 बिट के लिए, तो इसका मतलब टोटल जो ऑक्यूपाइड स्पेस है नोड आईडी का वो इतना है 8.3 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, और टोटल नोड आईडी स्पेस 2 की पावर 160। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी अगर मैं कोई चीज रैंडमली चूज करता हूं कि मैं किसी के साथ क्लैश कर जाऊं, मैं वही नोड आईडी चूज कर लूं जो ऑलरेडी इस्तेमाल में है, ये वो प्रोबेबिलिटी होगी। इस प्रोबेबिलिटी को आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 10 की पावर 160 log 10(2), जिससे कि हम 10 के बेस को दोनों जगह यूज करेंगे तो कैंसिल कर सकते हैं। ये बनेगा अंदाजन 10 की पावर 160 इंटू 0.3010, ये जनरली 0.3010 log 2 के बराबर होता है, हम सबको जनरली याद रहता है, हम लोग इतने इस्तेमाल कर चुके होते हैं। ये बना 39.16, ये तो बहुत छोटी छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हर एक सेकंड के अंदर अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लैश है और मैं बार बार कोई हर एक सेकंड में एक नया नोड आईडी जनरेट करता हूं, तो एक क्लैश होने में मेरे को कितना समय लगेगा, अगर आप उसको निर्धारित करना, तो हर एक सेकंड में कर रहा हूं तो मेरे को जनरली 10 की पावर प्लस 39.16 8.3
इतने सेकंड लगेंगे जिससे इसके बाद मेरे को पहला कोलिजन मिलेगा। ये पीरियड छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा पीरियड है। हमारे कई जीवन इसके अंदर निकल जाएंगे, तब जाके एक क्लैश होगा। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने ये जो पूरा प्रोटोकॉल मैकेनिज्म बनाते हैं कि वो जो बहुत ही एक्सट्रीमली अनलाइकली या बहुत ही नगण्य जो संभावना है, उसको भी हम लोग टेक केयर करते हैं इस प्रोटोकॉल के द्वारा। तो शायद ये प्रोटोकॉल हम एप्लीकेशन में बना तो देंगे, हो सकता है शायद यूज ही ना हो कभी भी, हमारे जीवन में तो शायद यूज ना हो, ठीक है। लेकिन चूंकि पेयर टू पेयर शायद दुनिया में हमेशा रहेगा, क्योंकि एक नेचुरल चीज है प्रकृति को फॉलो करती हुई, तो शायद ये एक बेहतरीन सिस्टम रहेगा। तो बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। सो ये था कि किस तरीके से हम लोग एक यूनिकनेस प्रॉपर्टी को मेंटेन कर सकते हैं नोड आईडीज के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पीयर टू पीयर सिस्टम के लिए। अब एक और चीज साथ में मैं बताना चाहूंगा, हम नोड आईडी जो होता है मशीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इससे किसी यूजर को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। तो हम एक और चीज साथ में अब आती है यूजर आईडी, ठीक। अब यूजर आईडी जो होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। जैसे आधार नंबर एक यूनिक आइडेंटिफायर है, लेकिन वो तो खाली भारत में इस्तेमाल होता है। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर अमेरिका में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक आदमी मर जाता है तो शायद उस नंबर दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ऐसा शायद इसमें प्रोविजन किया गया है। लेकिन कुछ 100 सालों के बाद या 1000 सालों के बाद शायद वो नंबर दोबारा इस्तेमाल होने लगे। लेकिन अभी के लिए ये ठीक है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये जनरली हम एक यूजर के साथ बाउंड कर सकते हैं। एक यूजर के पास एक से ज्यादा ईमेल आईडी हो सकते हैं, तो वैसे तो ये एक आदमी के लिए, क्योंकि जैसे ईमेल या मैसेज करना तो एक आदमी दूसरे आदमी को करता है, एक ईमेल आईडी दूसरे ईमेल आईडी को नहीं करता है कभी भी। तो मेरे पास अगर 5 ईमेल आईडी हैं, 5 से किसी से भी करूं तो मैसेज मैं ही कर रहा हूं। तो हमें बेसिकली उस यूजर को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, और एक यूजर कई नोड्स को ओन कर सकता है, कई नोड्स को यूज कर सकता है। इस वजह से नोड आईडी तो नोड्स पे यूनिक है, लेकिन एक यूजर आईडी कई नोड आईडी के पास हो सकता है, ये पॉसिबल है। और चूंकि हमें सिक्योरिटी और डिजिटल सिग्नेचर नॉन रेप्यूडिएशन बनाना होता है कि कोई आदमी ये ना कह सके कि मैंने नहीं भेजा था, तो हर यूजर आईडी की सेपरेट पब्लिक और प्राइवेट की पेयर भी होना चाहिए, ठीक है। ये अलग है। नोड आईडी का भी एक हमने पब्लिक और प्राइवेट की पेयर, हमने उसी से नोड आईडी जनरेट किया था। ये नोड के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर हम सिक्योरिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम ये चीजें उस सिक्योरिटी सर्टिफिकेट में एम्बेड करते हैं, जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि वाकई में वो यूजर वो है कि नहीं है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से हम यूजर आईडी और नोड आईडी, मतलब लीफ और कोर नोड्स के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे कैसे किस तरीके से एक यूजर मल्टीपल नोड आईडीज को इस्तेमाल कर सकता है, और किस तरीके से हम एक सिक्योर चैनल क्रिएट कर सकते हैं दो लोगों के बीच में जब वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।